रामपाल मीणा से आचार्य इतिहास LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज मैं फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों पर चर्चा कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने दो परिणामों की चर्चा की थी। नंबर 1, पुरातन व्यवस्था का अंत अर्थात नवीन व्यवस्था का प्रारंभ, और नंबर 2, लोकतंत्र का प्रसार। कक्षा BA पार्ट 3 पेपर 2 आधुनिक विश्व का इतिहास। तो परिणाम इसका फ्रांस की क्रांति का तीसरा परिणाम स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व, जिसको बंधुत्व भी कहते हैं, की भावना का विकास। फ्रांस की क्रांति ने विश्व को 3 नवीन आदर्श स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व की भावना के सिद्धांत प्रस्तुत किए। स्वतंत्रता का तात्पर्य था संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शरीर की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। समानता के सिद्धांत के अंतर्गत कुलीन वर्ग के रूढ़िबद्ध विशेषाधिकारों को चुनौती दी गई। कानून के समक्ष सभी को समान माना गया। राजकीय पदों पर योग्यता के आधार पर नियुक्ति का सिद्धांत स्वीकार किया गया। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। भ्रातृत्व की भावना का सिद्धांत मूलतः देश प्रेम यानी राष्ट्रभक्ति व सौहार्द की भावना से संबंधित है। यद्यपि स्वतंत्रता व समानता के सिद्धांत इससे पूर्व इंग्लैंड एवं अमेरिका की क्रांतियों में भी आंशिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन उपर्युक्त सिद्धांतों पर आधारित सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन की लहर फ्रांस की क्रांति में जितनी प्रखर हुई, उतनी इंग्लैंड व अमेरिका की क्रांतियों में नहीं थी। चौथा परिणाम राष्ट्रीयता की भावना का विकास। राष्ट्रीयता की भावना से तात्पर्य है कि जो लोग धर्म, भाषा, नस्ल, रीति रिवाज और ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार एक हों, उनका अपना पृथक राज्य होना चाहिए। यह सिद्धांत फ्रांस की राज्य क्रांति की प्रमुख देन है। राष्ट्रवादी भावना के कारण ही गणराज्यवादी फ्रांस अपने विरुद्ध संगठित एकतंत्र समर्थक शासकों की सम्मिलित शक्तियों को हरा सका। स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली तथा बाल्कन राज्यों में राष्ट्रीय चेतना फ्रांसीसी क्रांति के राष्ट्रीयता के सिद्धांत से प्रेरित हुई। नंबर 5, किसानों की दशा में परिवर्तन। क्रांति के समय कृषकों ने अपने स्वामियों, अधिकारियों व धर्माचार्यों से भूमि छीनकर उन पर स्वयं कृषि कार्य किया। कृषक दासता व इससे जुड़ी निरंकुशता का अंत हुआ। इस प्रथा का स्पेन, इटली, जर्मनी, रूस व बाल्कन प्रायद्वीप में भी अंत हुआ। इससे कृषकों की स्थिति में सुधार हुआ। छठा परिणाम समाजवाद की नींव। सरकार द्वारा प्रवासियों की संपत्ति जब्त करना, कृषक दासता तथा सामंतवाद का अंत, चर्च एवं सामंतों के विशेषाधिकारों की समाप्ति, समान कानून, कर्जदार को जेल में बंदी बनाकर न रखना, चर्च की भूमि पर किसानों का प्रभुत्व आदि फ्रांसीसी क्रांति के ऐसे कदम थे जिनसे समाजवाद की पृष्ठभूमि तैयार हुई। क्रांतिकारियों ने अन्य देशों की पीड़ित जनता को बंधुत्व का नारा देकर कार्ल मार्क्स का मार्ग प्रशस्त किया। सातवां परिणाम धार्मिक प्रभाव। पादरी तंत्र के विशेषाधिकारों व टाइथ कर को समाप्त कर दिया गया। उन्हें राज्य का वेतनभोगी कर्मचारी बना दिया गया और उनका चुनाव जनता द्वारा किए जाना निश्चित किया गया। राज्य एवं धर्म का पृथक्करण किया। आठवां परिणाम न्यायिक व्यवस्था में सुधार। कानून द्वारा सभी को समान माना गया। न्यायिक पदों की खरीदारी व पैतृक संपत्ति के रूप में उन्हें अपनी संतानों के हस्तांतरण पर रोक लगाई गई। जजों को सरकार द्वारा चयन की व्यवस्था की गई और उनके कार्यकाल की अवधि 2 वर्ष से 4 वर्ष तय की गई। स्त्रियों को संपत्ति में पुरुषों के बराबर अधिकार मिला। ज्येष्ठाधिकार के नियम को समाप्त किया गया। निग्रो दास प्रथा समाप्त की गई व तौल माप की एक रूप व्यवस्था की गई। नवा परिणाम शैक्षणिक सुधार। शिक्षा पद्धति में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। निःशुल्क, अनिवार्य एवं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ हुई।
विशेष शिक्षण संस्थाओं को पुनर्गठित कर उन्हें विस्तृत एवं अधिकार संपन्न बनाया गया। 10वां परिणाम उग्र राष्ट्रवाद, सैनिकवाद एवं अधिनायकवाद का अभ्युदय। कुछ विद्वानों ने राष्ट्रीय सभा द्वारा राष्ट्रीय सैनिक सेवा की अनिवार्यता, राष्ट्रवादी भावना के विकास व आतंक के शासन के अधिनायकवादी स्वरूप के आधार पर यह माना है कि क्रांति ने उग्र राष्ट्रवाद, सैनिकवाद एवं अधिनायकवाद को बढ़ावा दी। लेकिन यह सही नहीं है। जैकोबिन तानाशाही और 1793 की क्रांतिकारी सरकार शासन की अस्थायी एवं असामान्य विशेषताएं थी, जो फ्रांस में आंतरिक एवं विदेशी युद्ध, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा अपने उदारवादी विचारों की रक्षा के लिए व्यवस्था में ग्रहण की थी। 11वां परिणाम यूरोप में प्रतिक्रियावाद का युग। क्रांति के हिंसात्मक पक्ष ने कई समर्थकों को क्रांति का विरोधी बना दिया। इंग्लैंड के व्हिग दल के नेता एडमंड बर्क एवं प्रधानमंत्री पिट का दृष्टिकोण क्रांति विरोधी था। क्रांति के बाद यूरोप के शासक प्रतिक्रियावादी बन गए। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप के शासक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रत्येक निर्णय क्रांति के भय को दृष्टिगत रखकर करने लगे। विशेषकर वियना कांग्रेस 1815 के निर्णय 1815 से 1848 ईस्वी तक यूरोप का इतिहास प्रतिक्रियावाद के युग के नाम से प्रसिद्ध है।